नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि टुडे एग्जाम ने एक नई सीरीज लॉन्च किया है क्यूज वाली। आप लोगों के ही फरमाइश पे आप ही लोग कमेंट करते थे सर कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कुछ टेस्ट की जुगाड़ हो जाता तो और बेस्ट हो जाता। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना और पढ़ा कर याद रखवा पाना अंत समय तक एग्जाम होने तक ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्हीं पहल पे काम करते हुए आज मैं ये दूसरा क्यूज लेकर के आया हूँ। कल पहला क्यूज लाया था आप लोगों के सामने। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं ये 20 हैं। और अगर एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बात कर ले तो हम यहाँ पर 100 से अधिक है ना प्रश्नों की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं। ये क्विक रिवीजन करवाता है आपको। जो भी हमारे पेड पीडीएफ वाली क्लासेस चल रही हैं, इनके अलावा ये वाली क्लास आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा अपने आप को टटोलने में कि हम कहाँ खड़े हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास कौन लेगा? तो एसएससी वाला भी लेगा, रेलवे वाला भी लेगा और बीएसएससी वाला भी लेगा, और जहाँ भी जीके जीएस पूछी जाती हो हर आदमी ले सकता है। मैंने खुला बोल दिया है कि मेरा जो कंटेंट है खास करके पेड वाला वो सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम को पूर्णतः बेड़ा पार नहीं करवा पाएगा, बाद बाकी इंडिया के सभी एग्जाम पे उतनी ही पावरफुल साबित होगा जितना आज तक होते आया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ऐसा पूछ रहा है। बीआरओ का नाम आपने सुना होगा। ये बीआरओ की स्थापना कब होती है? तो बीआरओ की स्थापना 1960 में होती है ना। किसके प्रयास से होती है? तो जी आप कहते हो जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से होती है बीआरओ की स्थापना, या फिर यूं कहें कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही होता है तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, तो भी सेम ही बात होगी। बीआरओ का मेन काम क्या है? तो बीआरओ का मेन काम है कि सीमावर्ती इलाका में रोड बनाना और उन रोड को देख रेख करना। एक बार एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि तटीय सीमावर्ती इलाका में बर्फबारी से रोड ब्लॉक हो गया है, इसमें निम्नलिखित में से किस संस्था का उत्तरदायित्व बनता है कि इसे पुनः चलाया जाए या फिर इस पे जो है वर्क किया जाए? एक ऑप्शन वहाँ पे बीआरओ भी दिया गया था, तो बीआरओ आपका आंसर हो जाता है। आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा कई बार जो स्लाइड वगैरह हो जाता है, लैंडस्लाइड वगैरह, रास्ता बाधित हो जाती है, तो तटवर्ती इलाका में जो ये चीज़ होता है तो उनमें बीआरओ भी कार्य करता है। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखेंगे। बीआरओ के जो वर्तमान में हेड हैं ये कौन है? तो ये है भैया रघु श्रीनिवास जी। कौन है? रघु श्रीनिवास जी पिछले साल के अक्टूबर महीना में जो है पदासीन हुए थे। तो ये कुछ बीआरओ के बारे में जानकारी है। और भी पीछे चलेंगे और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं, यहाँ तो फैक्ट्री है भाई, कब तक एक क्वेश्चन में ही मैं 10-15 मिनट खींच सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप लोग जो है बोर ना हो, है ना, इसीलिए टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। अगर और इस बीआरओ के बारे में जानना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन आने वाले दिन में आपको आ सकता है कि बीआरओ ने उमंगला दर्रा का नाम आपने सुना होगा। उमंगला दर्रा यहाँ पे 2021 में बहुत ऊंचा, यानी अपने हिसाब से सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर जो है गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। तो ये कुछ एक बात जो है बीआरओ के बारे में है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में है? देखिए, इंदिरा गांधी से बहुत चीज़ें इंडिया में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, इंदिरा गांधी जो है रिसर्च सेंटर है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये काफ़ी कुछ एक चीज़ें नहीं है, काफ़ी है, तो आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। वहीं हमने कहा भाई इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर वाला जो है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये आपका कहाँ पे है? ये बम्बई के अंदर है, मुंबई के अंदर है। ये जो आप हासन देख रहे हो यहाँ पे क्या है? मास्टर फैसिलिटी केंद्र, जो इसरो से प्रबद्ध संस्था है। तो यहाँ का जो है मुख्यालय आपका जो है कर्नाटक हासन में है। और इसका एक ब्रांच मैंने बताया था आपको कि भोपाल में भी है मास्टर फैसिलिटी केंद्र का। इसके अलावा हैदराबाद में मेनी मोर चीज़ है। जैसे आपने हैदराबाद जाना है तो इरडाई का मुख्यालय भी है। ये इरडाई क्या होता है? तो ये बीमा सेक्टर में काम
करता है? पहले रेलवे सीधा सीधा इतना भी क्वेश्चन पूछा है पास्ट में, अब न जमाना महंगा हो गया। इसके अलावा इरडा की स्थापना भी पूछते हैं कई बार रेलवे, 1999 की बात करते हैं। हैदराबाद में आएंगे, स्टेचू ऑफ इक्वलिटी भी आपके सामने है, जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा होती है, हैदराबाद के अंदर है। ठीक है, हैदराबाद में जाएंगे तो चार मीनार भी हो जाएगा, चार मीनार भी हो जाएगा, है ना। राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय भी हैदराबाद में हो जाएगा। ये सब हैदराबाद के अंदर है। बम्बई के अंदर और चीज की बात करेंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया होगा, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया होगा कहाँ पे? बॉम्बे के अंदर। कब बनना स्टार्ट हुआ था? 1911 में। ताज होटल के जस्ट समक्ष में है और अरब सागर के जस्ट किनारा में है, पहला कदम पड़ेगा इंडिया में तो ये जो है ये बम्बई, इसीलिए इसका नाम है भाई गेटवे ऑफ इंडिया। इनके अलावा बम्बई में और है, जंजीरा का किला है, एलोरा का गुफा है, अजंता का गुफा है, कार्ला केव है, मुम्बरा देवी मंदिर है, महालक्ष्मी मंदिर है, सिद्धि विनायक मंदिर है, और इसके बाद और महाबलेश्वर स्टेशन है ना, त्र्यंबकेश्वर तीर्थस्थल है जहाँ से नासिक गोदावरी नदी निकलती है। ये सभी के सभी आपके बम्बई के अंदर है ना। चलते हैं आगे। अगला है हमारा कुल्हाटी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाती है? कुल्हाटी भाषा है ये, कुल्हाटी। अगर बच्चे ने ठीक से पिक्चर भी देखा है तो आंसर कर सकता है। जैसे आपने कोल्हापुरी चप्पल का नाम सुना होगा, एक कोई पिक्चर में इस पर जो है अमिताभ बच्चन की कोई पिक्चर है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है ना, क्योंकि कोल्हापुर यही है महाराष्ट्र में। तो ये कोल्हाटी भाषा होता है ना, ये कुल्हाटी भले लिखा गया है, इस भाषा का नाम है जी कोल्हाटी। तो ये महाराष्ट्र में बोले जाते हैं। महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, ठीक है भैया, महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है तो महाराष्ट्र आंसर कर लीजिएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा जी महाराष्ट्र। ठीक है, कर्नाटक में बात करेंगे तो कर्नाटक में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी संस्कृत बोली जाती है, और खास करके कर्नाटक में अगर पूरे कर्नाटक के लिहाज से देखें तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो गालो भाषा बोली जाती है, गालो। त्रिपुरा में जाएंगे कोक बरोक भाषा बोली जाती है। रुकिए, एक दिन मैं भाषा पे पूरा वीडियो ही लेकर के आऊँगा। इंडिया में किस राज्य में कौन सी भाषा प्रचलन में है जो आपके एग्जाम में आता है, साथ ही साथ अपने पड़ोसी देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये सभी पर एक 10 मिनट की वीडियो लेकर के आऊँगा। झंझट खत्म करता हूँ, रुकिए एक आध दिन में। इसके अलावा तमिलनाडु में आप जो है तमिल भाषा बोलेंगे भैया, है ना। तेलुगु भाषा अगर आप सोच रहे हैं तो तेलुगु भाषा जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रमुख भाषा है, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश ही तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश ही था। तो इसका आंसर महाराष्ट्र करना। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 1991 में होता है। जैसा कि आज जानते हैं आपकी एरिया के हिसाब से आज भी रूस जो है ये दुनिया में सबसे जो है अधिक बड़ी क्षेत्रफल वाली कंट्री है आपका रूस। मान लीजिए जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ होगा तब कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो सोच के देखिए, खुद ही सोचिए। ठीक है, तो ये 1991 में विघटन हुआ। विघटन के फलस्वरूप जो है ये सोवियत संघ, यानी हमारा कहने का मतलब ये यूएसएसआर, ये कितने भागों में विभक्त हुए? तो 15 देश, नए देश बने। ये 15 नए देश तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, स्क्रीन छोटे पड़ जाएंगे। फिलहाल मैं कुछ आप मौखिक रूप से बता देता हूँ जो याद आता है मुझे। आर्मेनिया हो जाएगा, अजरबैजान हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो लड़ रहे थे अभी, रूस और यूक्रेन हो जाएगा। तो ये 4 गो हो गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 2 ऐसे नाम, है ना। अजरबैजान भी रख लीजिएगा 3। अजरबैजान में अभी पिछले साल ये हुआ था, क्या बोलते हैं, शतरंज का वर्ल्ड कप, जहाँ पे आपका कार्लस मैग्नस जीते थे। ठीक है, इसके अलावा और आएंगे तो बेलारूस भी इसमें आ जाता है, लिथुआनिया आ जाता है, एस्टोनिया, लाटाविया, मलदोवा, एक मलदोवा देश है तो वो भी आ जाता है यहाँ पे। हमारे ख्याल से 12, 13 और 2 और 15 है टोटल। अभी मुझे 1-2 और याद नहीं आ रहे हैं, है ना भैया। तो ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा तो यहाँ पे कौन सा देश नहीं होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रूस मैंने कहा, कजाकिस्तान भी कहा, जॉर्जिया भी कहा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, क्या बोलता उसको, फिनलैंड नहीं कहा। तो फिनलैंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आप लोगों को, जो बच्चे नए आ रहे हैं
ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए जो रेलवे के लिए जो आज वैकेंसी बहुत सारी आ गई है। आज तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो है एक्टिव भी हो जाएंगे लिंक फॉर्म फिलअप करने के लिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे, है ना। तो इन पे जो क्लास चल रही है इसमें जो है आपका कंटेंट का जो कॉस्ट रखा गया है 49 रखा गया है। इसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई 30 जो है हमारी प्रैक्टिस सेट की वीडियो आएगी। साथ ही साथ अगर मुझे लगेगा कि ये कंटेंट कम पड़ रहा है तो मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। ये 49 रुपये में ही है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जिनको मुझ पे बिलीव है, और मैं पहले ही बताया हूँ बिलीव वही बच्चे करेंगे जो मुझसे कुछ दिन पढ़ के एग्जाम दिया हो कोई ना कोई, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि एक अच्छी वे में वही पढ़ें जो काम की हो, तो आप एंट्री कर सकते हो इसमें 49 दे करके, है ना। ये जो मोबाइल नंबर दिख रहा है इस पे आपको जस्ट व्हाट्सअप मैसेज करना है। इसके अलावा इसकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी क्लिक करके मैसेज करके जो है ऐड हो सकते हैं। अभी 4 क्लास हुआ है रेलवे का, कल 5वां क्लास होगा। देखिए पैरासीटामोल 500 जो टुडे एग्जाम का ई बुक आया है, जो बाज़ार में 500 की कोई बुक होगा उन सभी बुक को ये टक्कर देगा। ये एकदम लिखित में कहीं गारंटी लिख लो, लाओ कोई पन्ना में लिख देता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 के अंदर, यूँ कहे कि 2025 के अंदर, तो उस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन करा के देगा ये ई बुक, ठीक है भाई। तो आप प्रिंट करा लेना, तो इसे बुक ही समझिए ना, है ना। प्रिंट में जो पैसा लेगा वो आप कंपनी को दोगे या फिर जो बुक वाला है उनको दोगे। मैं आपको डायरेक्ट देता हूँ कि आप प्रिंट करा लो, थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकते हो, बाद बाकी आप समझदार हो, है ना। इसका कॉस्ट रखा गया है दादा 99 रुपया। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, मेरे से पहले PDF वगैरह नहीं खरीदे हैं, अगर आपने RPF को छोड़ के पहले कोई सा भी PDF लिया है तो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, और छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं, सीधे 70% दिया जाता है। मान लीजिए आपने 50 रुपये का PDF हमसे पहले खरीदा है RPF की क्लास वाले से पहले, तो आपको 35 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 70%। कितना हो जाता है भाई? 5 7 35, सही बात है जी। आपका जो है 35 का डिस्काउंट हो जाएगा, आपका आ जाएगा 64 रुपया में, है ना। ये वाला ये आपका ई बुक। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो कोई भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा सकते हो भैया, बात कर सकते हो। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द EDD का पूर्ण रूप क्या है? और ये जो आप देख रहे हैं क्यूज वाली PDF ना, तो ये जो या तो RPF ग्रुप में बच्चा होना चाहिए या फिर ई बुक वाले ग्रुप में बच्चा होना चाहिए, उनको भी ये रेगुलर मिलता रहेगा आंसर के साथ, ठीक। तो ये EDD का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले ये बैंकिंग सेक्टर लिखा है, ये जरूर देखें, नहीं तो E-कॉमर्स जो आपका होता है प्लेटफॉर्म, E-कॉमर्स का अभी मैं पढ़ाया भी था कि क्या होता है अगर आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं, है ना। तो ये E-कॉमर्स के क्षेत्र में इसी का फुल फॉर्म हो जाता है एस्टिमेटेड डेट ऑफ, है ना, डिलीवरी या फिर डिलीवर, ठीक है भाई। जैसे आपका आता है ना कि भाई 5 दिन में घर पे पहुंचेगा, तो उसका भी हो जाता है EDD का, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट बैंकिंग में लिखा गया है, तो बैंकिंग से इसका होता है इनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, ठीक है भाई। तो ये ध्यान जरूर रखना। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के वित्तीय समितियां का उदाहरण नहीं है? देखिए वित्तीय समितियां मतलब पैसवा वाला, तो इनमें से कौन सी समितियां जो है ये वित्तीय समितियां का उदाहरण नहीं है? तो आपका लोक लेखा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा है। इसमें आप जानते हो ना कि भारत का जो नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक होता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति 148 अनुच्छेद के अनुसार करते हैं। वर्तमान में मुर्मू साहब हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये तो है ही, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति एक दूसरे के बहन है ना। सार्वजनिक उपकरण की समिति भी वित्तीय समितियां के अंदर आ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति जो है कोई वित्तीय समिति नहीं है, है ना। यह जो है जांच समिति में आ जाता है। किस में आता है? जांच समिति में आ जाता है। और बात करेंगे लोक लेखा समिति में, तो 15 + 7 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में सिर्फ 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा से आते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई भी समय जो आपका है ये क्या बोलते हैं सदस्य नहीं होते हैं। सार्वजनिक उपकरण के समिति में भी सेम होता है, 15 + 7 होता है, 15
15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। विशेषाधिकार समिति में बात करेंगे तो 15 और 10 के रेशियो में होते हैं, 15 लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से आते हैं। 15 और 10 25 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एक और ले लेंगे तो याचिका समिति भी होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, कारण है बताता हूँ। याचिका समिति भी एक होता है, याचिका समिति। ये याचिका समिति में भी सेम होता है 15 और 10 सदस्य। एक बात तो ये दोनों कॉमन है कि दोनों में 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं, और दोनों में सबसे बड़ी कॉमन जो है, दोनों में जो सदस्य हैं इसकी नियुक्ति जो है स्पीकर के द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ समितियां, उसमें जो कितने सदस्य कहाँ से आएंगे ये सब के बारे में आपको जानकारी मैंने यहाँ पे दिया है। लोक लेखा समिति में जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं, है ना। विपक्ष में जो भी पार्टी रहेंगे उनके कोई ना कोई नेतागण होते हैं। वायुमंडल में समताप मंडल का रेंज पृथ्वी के संबंध में किन 2 किलोमीटरों के बीच होती है। देखिए वायुमंडल में आप सभी जानते हैं सबसे नीचे है आपका क्षोभ मंडल, फिर हमारा है जी समताप मंडल, फिर हमारा है जी मध्य मंडल, फिर हमारा जी आयन मंडल, और फिर हमारा जी बहिर्मंडल, है ना। तो इसमें जैसा कि मैंने एरो बनाया है सेम ऐसा ही जो है आपका इसकी मतलब लंबाई है। सबसे कम क्षोभ मंडल का है जी। NCERT बुक 0 से 16 किलोमीटर हाइट तक लिखता है, लेकिन आज तक जो आपके एग्जामिनर ने एग्जाम में ऑप्शन डाला है ये 18 किलोमीटर तक मैक्सिमम डाला है, या फिर इस लैंग्वेज में डाला है 25 किलोमीटर से कम, है ना। एक्सपीरियंस शेयर करने का ही काम कर रहा हूँ मैं, पढ़ाने नहीं, सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि किस प्रकार से पढ़ोगे तो आप सफल होगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भट्ट से जो याद आ जाता है ये 1-2 दिन की मेहनत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये 18 किलोमीटर ये लिखा रहता है, या ऐसा लिखा रहता है 25 किलोमीटर से कम। तो क्षोभ मंडल जो सबसे निचला है, वैसे ओरिजिनल NCERT को मानना है तो 0 से 16 किलोमीटर होगा, ठीक है। लेकिन हमें एग्जामिनर की बात मानना है, नहीं झगड़ा करके हमें नौकरी थोड़ी ना कि नहीं लेना चाहिए भाई, हमें लेना है ना, तो झगड़ा नहीं करना है। तो जैसा ऑप्शन है वैसा भी आंसर देना है, वैसे होता है 0 से 16 किलोमीटर। तो पृथ्वी से 18 किलोमीटर, तो ये क्षोभ मंडल की बात हो रही है, मतलब आप समझ गए तो, है ना। ये क्षोभ मंडल की बात हो रही है। अब क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है, सभी प्रकार के मौसमी घटना जो है इसी में होता है। मौसमी घटना आपके सामने घटित होता है भाई, है ना। जैसे वर्षा हो गया, बादल करका, तरित झाझा आया, है ना, मेघ वगैरह जो भी होता है मौसमी घटना समझ लिए ना, तो ये आपका क्षोभ मंडल में होगा, है ना। इसके अलावा 18 से 50 एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि 18 तक चला तो अगला लेयर की ही बात कर रहा होगा 1850, और समताप मंडल क्षोभ मंडल के जस्ट बाद में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 50 से 80 जाएंगे तो अगला मंडल होगा। 640 किलोमीटर से अधिक जाएंगे तो सबसे ऊपर का ये बाहरी मंडल होगा, या बाह्य मंडल जिसे कहते हैं, ये होगा, है ना, एक्सोस्फीयर। इसके अलावा जो क्षोभ मंडल में बता दिया था। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है कि ओजोन का लेयर, ये ओजोन का सूत्र होता है, ओजोन का लेयर किस मंडल में होती है, तो आप कहते हो दादा समताप मंडल में होती है ना। कहाँ पे होती है, समताप मंडल में होती है। ओजोन संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखता हूँ, आंसर देना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, आपसे पूछ रहा है। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क जो नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का सब कोई जानता होगा, दोनों हाथ से जानता होगा। कोरंडम भी है, लगभग फेमस ही है। फेल्सपार भी सही है। फ्लोरोस्पार जो है ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, ये है जी आपका कैल्शियम का अयस्क। किसका अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है। देखिए अयस्क जो है मैंने बताया था कि क्या होता है, वैसे तो एक शुद्ध वैज्ञानिक भाषा है कि भाई कोई शुद्ध पदार्थ का जो है अशुद्ध स्थिति को ही अयस्क कहते हैं। ये देहाती परिभाषा बनाया है मैंने कि मान लीजिए कि आप लोहा प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन जो लोहा का जो मिनरल जहाँ से आपने कच्चा मटेरियल उठाया है उसमें लोहा के अलावा और भी कुछ मिले हुए हैं, तो तब तक वो लोहा का ओर कहलाएगा। जैसे आप शुद्ध कर लोगे तो फिर शुद्ध लोहा कहलाएगा, सिंपल सी बात है। तो उसे क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। ओर में जिस चीज़ का ओर होता है इसके अलावा भी कई चीज़ और भी रहते हैं, ऐसा समझ लीजिए, है ना। वैसे तो और भी बहुत सारे बढ़िया से फार्मूला है, लेकिन अपने को बढ़िया से नहीं समझने से मतलब है, ठीक है। तो ये फेल्सपार का अगर आप सूत्र जानते होते, है ना, और पहचानने के अगर सूत्र जान रहे तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की ये होगा कुछ ना कुछ अंश उसमें होगा, ठीक है भाई। तो अगर बॉक्साइट की भी मैंने फार्मूला पास्ट में देखा है एग्जामिनर को पूछते हुए, तो बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al, एल्युमिनियम का है तो Al, इसका होता है जी 2, O होता है 3 बार और इंटू 2H2O होता है। ये होता है जी आपका बॉक्साइट का फार्मूला।
बॉक्साइट, ये एल्युमिनियम का सबसे फेमस अयस्क है। जिस प्रकार से लोहा का सबसे फेमस अयस्क है हेमाटाइट। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता है कि लोहा का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है, तो हेमाटाइट से ही लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कोरंडम भी इसी का है, फेल्सपार भी इसका है। फेल्सपार का सूत्र थोड़ा जटिल है, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, पूछ भी सकता है भाई, तो लिख लेंगे KAL होता है, फिर SI होता है, ये होता है 3 बार, ऑक्सीजन होता है 8 बार, ये होता है जी फेल्सपार का, ठीक है। और इसका भी लिखना चाहे फ्लोरस्पार का जो कैल्शियम का होता है तो CaF2 होता है, CaF2 होता है, सही बात है, CaF2 होता है ना, CaF2 ही होता है फ्लोरस्पार का, कैल्शियम का होता है ना। इसके अलावा एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में 24 में माफ़ कीजिएगा, भारतीय महिला टीम ने कौन सी पदक जीती है, इसे VVI करके रखेंगे। SSC का देना है तो भी, BSSC, रेलवे, किसी का भी एग्जाम देना है, ये क्वेश्चन छप जाएगी, और जब छप जाएगी उस दिन एक मैसेज जरूर करना, ठीक है भैया। तो ये जो है क्यों छपेगी, इसका रीज़न है बताता हूँ। तो इसमें जो है आपको गोल्ड मिला है महिला टीम को। क्या हुआ है कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 जो कहाँ पे हुआ है, मलेशिया के अंदर हुआ है। तो बैडमिंटन का जो ये एशिया कप मलेशिया में हुआ है, तो जो पुरुष का टीम है वो चीन के पुरुष टीम ने गोल्ड पे कब्जा किया, और जो महिला वाला टीम है वो जो गोल्ड पे कब्जा किया है वो इंडियन वुमेन टीम ने किया है। और ये चूंकि पहला मौका है, फर्स्ट टाइम इस प्रकार की कारनामा हुई है, इसीलिए इसे VVI बनाया जाता है मेरे तरफ से और दुनिया के तरफ से, ठीक है भाई। तो इसे जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा मैंने यहाँ पे गोल्ड, कांस्य, रजत डाला था और एगो नोट डाला था। आज तक आपने कभी टीना पदक नहीं सुना होगा, या तो गोल्ड या रजत या कांस्य सुनते हैं, तो चौथा ऑप्शन ही नहीं बचा, इसीलिए नोट लिख दिया था, है ना। प्रमुख जनजातीय विद्रोह भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, अल्लूरी सीतारामराजू, दौलत सिंह। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा दौलत सिंह। दौलत सिंह जो है ये आपका भील विद्रोह के नेतृत्व किए थे। भील विद्रोह कहाँ पे होता है, कोई बताएगा भील विद्रोह कहाँ पे होता है? फट से झारखंड मत मार देना और असम बंगाल मत मार देना, क्योंकि मैक्सिमम जो आंदोलन आपके एग्जाम में आता है वो झारखंड, छोटा नागपुर की पठारी इलाका, बंगाल और असम से आता है, तो है ना। तो ऐसा भील भी विद्रोह नहीं मार देना। आप जानते हैं कि भील जनजाति के लोग ज़्यादातर राजस्थान में पाए जाते हैं, है ना। तो ये राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में बांसवाड़ा वाला इलाका में इस प्रकार की आंदोलन जो है दौलत सिंह के द्वारा, है ना, किसके द्वारा? दौलत सिंह के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चला था। तो आपको याद होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था, तो ये भी 1914 के समय में होगा, मैंने ऐसे ही याद रखा है, प्रथम विश्व युद्ध के समय, ठीक है। इसके अलावा ये बिरसा मुंडा वाला, बिरसा मुंडा फेमस कैरेक्टर हैं बिरसा मुंडा। तो ये मुंडा विद्रोह जो है 1899 के काल में, है ना, ये छोटा नागपुर वाला इलाका में हुआ था, पठारी इलाका में, है ना। तो ये कहाँ? झारखंड, उड़ीसा, है ना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट, आजकल बिहार है वो भी इसके विभाग। इसके अलावा सिद्धू और कानू, ये संथाल विद्रोह सेम एरिया है, छोटा नागपुर की पठार, लेकिन ये कैनिंग के समय हुआ था, तो ये 1855 में हुआ था। इसके अलावा अल्लूरी सीतारामराजू, ये आंध्र प्रदेश में जो है आंदोलन में भाग लिए थे, जिसका नाम था रंपा विद्रोह, है ना। क्या नाम था? रंपा विद्रोह, है ना, रंपा विद्रोह में भाग लिए थे अल्लूरी सीतारामराजू। इसके अलावा प्रसिद्ध स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक लेखिका कौन है? इसके लेखक लेखिका है दादा विजय लक्ष्मी पंडित, है ना। लाला लाजपत राय, अनहप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, रजनी पम दत्त, ये कुछ लिखे, हाँ ये लिखे हैं इंडिया टुडे। क्या लिखे भाई? इंडिया टुडे लिखे हैं ये, है ना, इंडिया टुडे एग्जाम, है ना। इसके अलावा दयानंद सरस्वती, ये कौन लिखे हैं, क्या लिखे हैं? तो ये सत्यार्थ प्रकाश लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सत्यार्थ प्रकाश लिखे हैं। ये आर्य समाज के फाउंडर हैं 1875 में। इनका वास्तविक नाम मूल शंकर होता है। क्या नाम होता है? वास्तविक रूप से मूल शंकर नाम होता है। इन्होंने एक नारा दिया था जिसे क्या बोलते हैं? गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, ठीक है भाई। इनके अलावा विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए विश्व जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 अभी जो एक एग्जाम हुआ इसमें आ चुका है। कौन सा एग्जाम हुआ मुझे इतना याद नहीं रहता, ये कौन सा एग्जाम
एग्जाम हुआ भाई अभी, है ना, जीडी का हुआ है, माफ कीजिएगा जीडी का हुआ है। उसमें पूछा था 2023 के अनुसार तो 7वीं रैंक थी, लेकिन 2024 के अनुसार 8वीं रैंक हो गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, HDI इंडेक्स में भारत का HDI स्कोर क्या रहा है लेटेस्ट वाला, तो कोई पूछे तो बताना, 0.644। ठीक है, 134वां रैंक। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट KN3 का व्यापारिक नाम क्या है? कल ही क्लास में बताया था व्यापारिक नाम, परसों बताया था व्यापारिक नाम, है ना, बाजार का नाम जिसे व्यापारिक नाम कहिए, फिर रासायनिक नाम, है ना। व्यापारिक नाम जस्ट कोई लेना देना भी नहीं हो सकता है रासायनिक नाम से, बिल्कुल हट के हो सकता है ना। जैसे जिस समासिक पद का अर्थ जो है हट के देता हो तो समझते हैं कौन सा समास कहा जाता है, जैसे पीतांबर, पीला हो जिसके अंबर, तो वैसे ही है ना, इसमें जो है रासायनिक नाम से लेना देना नहीं होता है, जस्ट हट के होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम सोरा कहते हैं, क्या कहते हैं? सोरा कहते हैं। नौसादर आप किसे कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड को कहेंगे, NH4Cl को कहेंगे, है ना। अम्लराज किसे कहते हैं? HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मिश्रण है उसे हम अम्लराज कहते हैं। चौक किसे कहते हैं? चौक, चौक, है ना, गांव घर में हम लोग चौक से पहले लिखते थे बोलचाल की भाषा में, है ना। तो चौक जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट को ही कह देते हो, संगमरमर को ही कह देते हो, है ना, CaCO3 को ही कह देते हो। इसके अलावा अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है ना। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग की बात करेंगे, ट्रांस साइबेरियन, साइबेरिया शब्द आगे रूस से संबंधित है और ये दुनिया की सबसे बड़ी रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, है ना। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रेल मार्ग हो गया, इसको मैं भास्ट लिख देता हूँ। इसके अलावा केप काहिरा, है ना, ट्रांस एडियन, पैन अमेरिका, इसमें सभी को देखने से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। काहिरा मिस्र में है ना, कि काहिरा जो है मिस्र में है ना। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ट्रांस एडियन रेल मार्ग जो है एक्चुअली ये इंडियन भी नहीं है, एंडियन है, एंडियन है ना, ट्रांस एंडियन है। तो ये वाला जो है आपका ये भी रेल मार्ग एग्जिस्ट करता है। और पैन अमेरिका महामार्ग जो है ये दक्षिणी अमेरिका का महामार्ग है, महामार्ग वाला जो है सीरीज है ना। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू के अनुसार किस आधुनिक भारत का मंदिर, मतलब इनमें से किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता था? तो वनों को, बांधों को, झीलों को, नदियों को। याद हो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है और ये NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था कि भाई जवाहरलाल नेहरू साहब ने PSU कंपनी जो होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, तो उन्हें जो है आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। तो इनमें कहाँ पे आप जो है PSU कंपनी को देखते हैं? तो बांध में देखते हैं, है ना, जो बिजली प्रोड्यूस इत्यादि के मतलब मंशा से लगाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बांध हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा किस महापुरुष के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं? आप सभी जानते हैं केवड़िया का नाम बदलकर अब क्या हो गया है? एकता नगर हो गया है, एकता नगर हो गया है। गुजरात के अंदर है केवड़िया और यहीं पे स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर। मूर्तिकार है राम सुतार, है ना, मूर्तिकार है राम सुतार। नदियां की प्राचीर है नर्मदा की, है ना। इसके अलावा और भी कुछ जानना है तो बताऊं फिर, है ना। वल्लभ भाई पटेल की है प्रतिमा। पटेल साहब स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं। पटेल साहब आज़ादी के बाद देसी रियासत को मिलाने का काम किए थे, है ना। ये सब कुछ एक बातें पटेल साहब से जुड़े हुए हैं। इसे भारत का लौह आयरन मैन कहते हैं, इसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं, है ना। ये सब हो गया कुछ पटेल साहब की बात। ठीक है, तो केवड़िया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुणगान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर भी यही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। इंदिरा गांधी से कुछ मनाते हैं? हाँ मनाते हैं। इंदिरा गांधी के जो शपथ लेने का दिन है 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। और संयोग से इंदिरा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है ये 31 अक्टूबर ही है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मदिन और इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि दोनों एक ही दिन पड़ती है। गोटी पुआ लोक नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहते हैं? जी नहीं, ये कलबेलिया को कहते हैं और ये राजस्थान की नृत्य है। इस नृत्य में युवा लड़का भाग लेता है। यह
अग्नि नृत्य भी कहा जाता है? जी नहीं, अग्नि नृत्य भरतनाट्यम को कहा जाता है, जो एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु का है। इसे सदिरट्टम भी कहते हैं, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अग्नि नृत्य फोक डांस राजस्थान में जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यह नृत्य भील समुदाय के महिलाओं ने शुरू की थी। तो घूमर नृत्य जो है भील समुदायों के महिलाओं ने शुरू की थी। इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो थोड़ा सा जो आंसर सुटेबल बनता है, ऑप्शन नंबर बी बनता है। इसमें युवा लड़का भाग लेता है। ये उड़ीसा से संबंधित है, दादा गोटीपुआ। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। चेरनोबिल आजकल कहाँ है? यूक्रेन में है ना। यूएसएसआर का पार्ट यूक्रेन है ना, तो वहीं पे चेरनोबिल है, यहाँ पे परमाणु दुर्घटना हुई थी। 1984 में अपने यहाँ भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, मिक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड रिलीज हुआ है ना। 1945 में क्या कुछ हुआ? परमाणु बम फेंके गए जापान पे। 1974 में क्या हुआ? पोखरण का परमाणु परीक्षण, पहली बार इंडिया का परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण में। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरती है? तो माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे ये 30 मिनट के अंदर ही क्लोज करनी है, 15 सेकेंड में। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल का प्रावधान आप ही लोगों से आंसर चाहता हूँ। दोस्तों, जो कोई भी बच्चे इंटरेस्टेड है, कोई भी PDF ई बुक वगैरह लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके बात कर सकते हैं। जय हिंद।